जी, नमस्कार। रूप स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा यूनिट 3 मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य और पोषण। खाद्य और पोषण जिसमें इसके कार्य, वर्गीकरण, स्रोत शामिल हैं, जिसमें संतुलित आहार, अनुशंसित आहार भत्ते जिसमें आरडीए होता है, बेसल ऊर्जा चयापचय यानी कि बीवी, एनपीयू, बीएमआर, पीईआर, बीएमआई गणना आदि के बारे में देखेंगे। मानव पोषण स्थिति का आकलन करने की तकनीकें, कुपोषण के कारण और निवारण पढ़ने वाले हैं। भारत में पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, एमडीएमपी, आईएसडीएस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि को देखना है और मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत से चर्चा करनी है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की ओर, जिसमें सबसे पहला आता है भोजन और पोषण, इसके कार्य, वर्गीकरण और स्रोत। सबसे पहले आता है भोजन। भोजन यानी कि फूड। भोजन कोई भी ठोस या तरल पदार्थ है जो शरीर में सेवन, पाचन और अवशोषण के बाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये पोषक तत्व स्वास्थ्य बनाए रखने, ऊर्जा प्रदान करने, वृद्धि और मरम्मत करने के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन उन सभी पदार्थों को संदर्भित करता है जो मनुष्यों द्वारा सेवन किए जाते हैं, जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें तरल, केंद्रित, ठोस, जमे हुए, सूखे, निर्जलित रूप में बेचे जाने वाले पदार्थ शामिल होते हैं जो स्वाद या पोषण मूल्य के लिए उपयुक्त होते हैं। भोजन में अल्कोहलिक पेय, आहार पूरक शीतल पेय, तंबाकू शामिल नहीं होते। भोजन के कार्य की बात करें तो फंक्शंस ऑफ फूड यानी कि भोजन की जीवन एक मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, अर्थात भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है, मूलभूत आवश्यकता है। इसके तीन मुख्य कार्य होते हैं। तीन मुख्य कार्य कौन कौन सा होते हैं? सबसे पहला होता है शारीरिक ऊर्जा, सेकंड होता है मनोवैज्ञानिक कार्य और थर्ड होता है सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो कि ऊर्जा उत्पादन, वृद्धि एवं स्वास्थ्य को बनाए रखना। मनोवैज्ञानिक कार्य जिसमें आराम, संतुष्टि और भावनात्मक कल्याण प्रदान करना। सामाजिक कार्य जिसमें सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, जैसे कि सांस्कृतिक परंपराओं और सामूहिक भोजन के माध्यम से। भोजन के शारीरिक कार्य क्या होते हैं? तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। यदि किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता होती है तो यह शरीर की प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। भोजन के शारीरिक कार्यों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्य यानी कि एनर्जी गिविंग फंक्शन। भोजन शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है जो विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि एक शारीरिक गतिविधियां और एक अनिच्छिक प्रक्रिया। शारीरिक गतिविधियां जिसमें चलना, दौड़ना, चढ़ाई करना और घरेलू कार्य करना। ठीक है, भोजन के बिना यह सब संभव नहीं है। अनिच्छिक प्रक्रियाएं तो रक्त परिसंचरण, श्वसन, पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण, उत्सर्जन और शरीर के तापमान का नियंत्रण। मुख्य ऊर्जा प्रदान करने वाले कुछ प्रमुख पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट वसा उपलब्ध नहीं होते तो ऊर्जा स्रोत के रूप में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख न्यूट्रिएंट्स देखते हैं जिनमें एनर्जी कितनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, फैट में 9 कैलोरी होता है और प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है। मोस्ट आईएमपी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट में पर ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, फैट में 9 कैलोरी, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें होती है? फैट से, वसा। प्रोटीन में भी 4 कैलोरी होती है। आइए देखते हैं आगे पोषक तत्वों की ऊर्जा मूल्य यानी कि एनर्जी वैल्यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भोजन की ऊर्जा की किलो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी वह ऊर्जा होती है जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। समझ में आया? 1 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? अगर पूछा जाए तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। शरीर निर्माण यानी कि बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि केवल उचित प्रकार की मात्रा के भोजन से ही संभव होती है। शरीर नए कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है, पुराने और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। महत्वपूर्ण पोषक तत्व जिसमें आता है प्रोटीन, नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। खनिज हड्डियों और संरचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
पानी की बात करें तो शरीर के कुल भार का 65% पानी होता है, कोशिकाओं का प्रमुख घटक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शरीर की प्रक्रियाओं का नियंत्रण और सुरक्षा। भोजन की यानी कि भोजन शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है फंक्शंस पर। ठीक है, संक्रमण और बीमारियों से बचाव करता है। महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रोटीन एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, जो पाचन, मेटाबॉलिज्म और श्वसन को नियंत्रित करते हैं। विटामिन की बात करें तो बी समूह के विटामिन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। पानी की बात करें तो शरीर के टेम्परेचर यानी कि तापमान को नियंत्रित करता है और पसीने, मूत्र और मल के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन केवल पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, बल्कि यह भूख मिटाने और मानसिक संतुष्टि भी देता है। पसंदीदा भोजन खाने से आनंद और खुशी मिलती है। उदाहरण, यदि आपको चावल, पकौड़े, हलवा पसंद है, तो इनके होने से आपका भोजन अधिक सुखद हो जाता है। प्रियजनों द्वारा बनाए गए भोजन से खाने का अनुभव और भी अधिक सुखद होता है। पुरस्कार के रूप में भोजन, फूड एज अ रिवार्ड यानी कि उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भोजन को उपयोग किया जाता है नहीं किया जाता है, कमेंट कीजिए आंसर। उदाहरण, किसी बच्चे के अच्छे प्रदर्शन पर उसे मिठाई या आइसक्रीम देना। सजा के रूप में भोजन, कभी कभी अनुशासन के रूप में ये भोजन रोक दिया जाता है। भोजन का सामाजिक कार्य यानी कि सोशल फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन का केवल शारीरिक और मानसिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। सामाजिक संबंधों को मजबूत करना यानी कि भोजन लोगों को एक साथ लाता है, विभिन्न वर्गों, समुदाय, धर्मों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। समारोह एवं सभाएं तो जन्मदिन, सगाई, शादी आदि सामाजिक आयोजनों में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आनंद को बढ़ाता है। अतिथि सत्कार और देखभाल, मित्रों या रिश्तेदारों को चाय या खाने के लिए आमंत्रित करना स्नेह और आतिथ्य का प्रतीक होता है। त्योहारों की परंपराएं, फेस्टिवल ट्रेडिशंस, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों पर मिठाइयाँ या विशेष व्यंजन साझा करना सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, खुशियों को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड यानी कि भोजन का वर्गीकरण। वर्गीकरण कुछ आधार रहेंगे, जिसमें पहला आएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण। सर्वप्रथम होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, यह खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर होते हैं, शारीरिक गतिविधियों और शरीर की मूलभूत क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, जड़ें, कंद, स्टार्च युक्त फल, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन और घी। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ की बात करें, यह खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर होते हैं और विकास ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। पशु स्रोत, जिसमें दूध, मांस, अंडे, मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं। वनस्पति स्रोत, दालें, मेवे, सोयाबीन, पौधों से प्राप्त प्रोटीन होते हैं। थर्ड होता है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लो फूड्स। यह खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं यानी कि हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करते हैं और शरीर के नियमन में सहायक होते हैं। मुख्य स्रोत की बात करें तो फल, सब्जियां, समृद्ध खाद्य पदार्थ जिससे आयोडीन युक्त नमक। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर पशु स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ और पादप स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पशु स्रोत जिसमें मांस, मछली, दूध, अंडे होते हैं। पादप स्रोत जिसमें चावल, गेहूं, आलू, सब्जियां और फल होती हैं। थर्ड आता है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांस, मछली, दालें, अंडे, दूध आदि। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें चावल, गेहूं, चीनी, आलू होता है। वसा युक्त में तेल, मक्खन, घी, मेवे। विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद। खनिज युक्त खाद्य पदार्थ हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, समुद्री भोजन। पानी युक्त खाद्य पदार्थ में पानी होता है, नारियल पानी, सूप और रसीले फल होते हैं। पोषण मूल्य के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिटेटिव वैल्यू। ठीक है, जिसमें अनाज और मिलेट्स होते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, रागी। दालों की बात करें, दालें, फलियां तो मसूर, राजमा और चना। सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां। मेवे, तिलहन, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज आदि। फल की बात करें तो खट्टे फल, केले और सेब। पशु खाद्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, डेयरी उत्पाद। वसा और तेल, मक्खन, घी, वनस्पति तेल।
चीनी गुड़, गन्ना, शहद, गुड़, मसाले और सुगंधित पदार्थ, हल्दी, जीरा, काली मिर्च होता है और अन्य खाद्य पदार्थ में चाय, कॉफी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होता है। पोषक तत्व की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व वे जैविक और अजैविक यौगिक हैं। ठीक है, जैविक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो भोजन में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये रासायनिक तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने, संरचनात्मक सामग्री के रूप में कार्य करने और नियामक एजेंट के रूप में काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसके किसके लिए? तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए, संरचनात्मक सामग्री के रूप में और नियामक एजेंट के रूप में। पोषक तत्व विकास, रखरखाव और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं और प्रत्येक पोषक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में कई पोषक तत्वों का संयोजन पाया जाता है। पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन भोजन पोषक तत्वों और उनके स्वास्थ्य और रोगों पर प्रभाव का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ठीक है, क्या है? तो न्यूट्रिशन भोजन पोषक तत्वों और उनके स्वास्थ्य व रोगों पर प्रभाव का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, साइंस है। भोजन में मौजूद अन्य जैविक सक्रिय तत्व यानी कि बायो एक्टिव सब्सटेंस इन फूड। भोजन में केवल पोषक तत्व ही नहीं होते बल्कि कुछ अन्य जैव सक्रिय तत्व भी होते हैं जो पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि होता है फाइटोकेमिकल्स, पौधों से प्राप्त लाभकारी यौगिक जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जो पोषक तत्वों के अवशोषण या उपयोग को बाधित कर सकते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखें तो शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकंड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में यानी कि ग्राम स्तर में चाहिए। ठीक है, ज्यादा मात्रा में। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी शामिल है। जल पानी को भी मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जल को क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है? माइक्रो? तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जल एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि ये 50 से 65% मानव शरीर से बना होता है। ठीक है, अब माइक्रो की बात करें तो माइक्रो यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि कम। तो वे पोषक तत्व जो शरीर को बहुत कम यानी कि मिलीग्राम, माइक्रोग्राम स्तर में चाहिए। इनमें विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो पोषक तत्व की मात्रा उसकी महत्ता निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक वयस्क को केवल 140 माइक्रोग्राम आयोडीन प्रतिदिन चाहिए, लेकिन इसकी कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिससे शिशु में मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ पोषक तत्व जो शरीर खुद बना सकता है, जैसे कि विटामिन डी कैसे बनता है? तो सूर्य की प्रकाश है। विटामिन के और नियासिन यानी कि विटामिन बी 3। विटामिन डी सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर त्वचा में निर्मित होता है। ठीक है, विटामिन के आंत में मौजूद जीवाणुओं द्वारा आंशिक रूप से संश्लेषित किया जाता है, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, आधा अधूरा। ठीक है, विटामिन के आंत में मौजूद जीवाणुओं के द्वारा आंशिक रूप से संश्लेषित किया जाता है। जबकि विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन से निर्मित किया जाता है। ठीक है, नियासिन यानी कि विटामिन बी 3 एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन से निर्मित किया जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रिडिक अल्कोहल के एल्डिहाइड कीटोन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन व्युत्पन्न होते हैं और भोजन में सरल या जटिल शर्करा के रूप में मौजूद होते हैं, यानी कि सिंप्लेक्स यानी कि सिंपल शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर के रूप में मौजूद होते हैं। सरल शर्करा यानी कि सिंपल शुगर, सुक्रोज, टेबल शुगर, लैक्टोज यानी कि दूध शर्करा। दूध शर्करा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दूध में मौजूद शर्करा है, शुगर है, वो लैक्टोज होती है। टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज को फलों में पाया जाता है। जटिल शर्करा यानी कि पॉलीसेकेराइड, अनाज, दालें, आलू, शकरकंद, याम, कसावा। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है नोट्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पहले के लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा। आहार फाइबर जिसमें अघुलनशील फाइबर है, चोकर, दालों के बीज आवरण है, फलों एवं सब्जियों के रेशेदार भाग में पाया जाता है। घुलनशील फाइबर फलों और सब्जियों के कोमल भाग में पाया जाता है। स्रोत की बात करें तो अनाज एवं दालें, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, मसूर, चना, उड़द दाल। फल में केला, आम, सेब, अंगूर,
सब्जियां, आलू, शकरकंद, गाजर, मीठे पदार्थ, शहद, गुड़, चीनी और डेयरी उत्पाद, दूध और दही। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन से बने होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनका मुख्य घटक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 16% होता है। पूर्ण प्रोटीन सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। स्रोत में मांस, मछली, अंडा, पोल्ट्री, पनीर, सूखा खमीर आदि। अपूर्ण प्रोटीन की बात करें तो कुछ आवश्यक अमीनो एसिड्स की कमी होती है। स्रोत की बात करें तो अनाज, मेवे और तेलीय बीज, दालें होती हैं। म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, अनाज और दालों को मिलाकर खाने से प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर होती है। स्रोत की बात करें, पशु स्रोत मांस, मछली, अंडे, पोल्ट्री, दूध और चीज। पौधे आधारित स्रोत दालें, चना, राजमा, सोयाबीन, मेवे और बीज। डेयरी उत्पाद पनीर, दही। प्रोटीन। लिपिड्स की बात करेंगे तो लिपिड्स में वसा, तेल या वसा जैसे पदार्थ शामिल होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं। लेकिन ईथर और क्लोरोफॉर्म में जैसे गैसीय ध्रुवीय, गैर ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है। मुख्य आहार और लिपिड्स की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स मुख्य वसा घटक है। थोड़ी मात्रा में फास्फोलिपिड्स और स्टेरॉल्स भी मौजूद होते हैं। विभिन्न प्रकार की वसा की बात करें तो दृश्यमान वसा, विजिबल फैट, मक्खन, खाना पकाने का तेल, घी आसानी से देखा जा सकता है। अदृश्य वसा यानी कि इनविजिबल फैट जिन्हें देखा नहीं जाता है, जो कि अनाज में पाए जाते हैं, दालें, मेवे, चीज में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। स्रोत की बात करें तो स्वस्थ तेल होता है जिसमें जैतून तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल। मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, अलसी, चिया बीज आदि। पशु और वसा, मक्खन, घी, मछली का तेल, अंडे की जर्दी। डेयरी उत्पाद में चीज, पूरा दूध आदि। जल वाटर की बात करें तो शरीर के 50 से 65% वजन में जल होता है जो उम्र और शरीर संरचना के अनुसार बदलता है। शिशुओं में जल अधिक 70% उम्र बढ़ने पर घटता है। शरीर में जल का वितरण करते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। अंतरकोशीय यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, शरीर के जल को 2/3 भाग कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है। 2/3 भाग किसका होता है तो कोशिकाओं के अंदर मौजूद होता है। बाह्य कोशिकीय द्रव, शरीर के जल का 1/3 भाग, ठीक है, कोशिकाओं के बाहर होता है। 1/3। रक्त लसिका, सेरिब्रोस्पाइनल तरल, ठीक है, और इंटरस्टिटियल द्रव। स्रोत की बात करें तो साधारण पानी एवं पेय पदार्थ, पानी, जूस, दूध, सूप, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि। जल समृद्ध खाद्य पदार्थ में तरबूज, खरबूजा, संतरा। सब्जियों की बात करें तो खीरा, लौकी, तोरई, हरी पत्तेदार सब्जियां। सूप में होता है नारियल पानी और हर्बल चाय। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो खनिज होता है। खनिज अकार्बनिक तत्व होते हैं जो सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। मुख्य खनिज होता है, शरीर को 100 ग्राम प्रतिदिन से अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। उदाहरण कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। लघु खनिज की बात करें यानी कि ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स, शरीर की छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं। उदाहरण आयरन, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। स्रोत की बात करें या जैव उपलब्धता तो पौधों में खनिजों की मात्रा मिट्टी संरचना पर निर्भर करती है। पशु खाद्य पदार्थ खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं और पशु स्रोतों से आयरन, जिंक अधिक जैव उपलब्ध होते हैं। आयोडीन मुख्य रूप से आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है और समुद्री भोजन का सेवन सीमित है। महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत जिसमें कैल्शियम किसमें पाया जाता है तो दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, तिल बीज। आयरन पालक, यकृत, लाल मश, मांस, खजूर, गुड़। जिंक होता है कद्दू के बीज में। ठीक है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो कद्दू के बीज खा सकते हैं। समुद्री भोजन, मेवे, साबुत और अनाज। सोडियम और पोटेशियम किसमें पाया जाता है तो केला, नारियल पानी, आलू, टेबल सॉल्ट आदि। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री शैवाल, मछली। अब बात करते हैं विटामिन। कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो शरीर के सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए छोटी सी यानी कि थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं। यदि किसी पदार्थ की कमी से विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं और आहार में उसकी पुनः उपलब्धता से लक्षण ठीक हो जाते हैं तो उसे विटामिन माना जाता है। घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई के। विटामिन ए, डी, ई के। महत्वपूर्ण विटामिन को स्रोत विटामिन ए गाजर, पपीता, आम, अंडे की जर्दी। गाजर, पपीता, आम और अंडे की जर्दी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें साबुत अनाज, अंडे, डेयरी उत्पाद, दालें। विटामिन सी खट्टे फल, अमरूद, आंवला, शिमला मिर्च आदि। विटामिन डी सूरज की रोशनी, फोर्टिफाइड दूध, मछली। विटामिन ई मेवे, बीज, वनस्पति तेल और विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, सोयाबीन आदि। पोषक तत्वों के कार्य देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हर पोषक तत्व का शरीर में एक विशिष्ट कार्य होता है। कई पोषक तत्वों की खोज उनकी कमी
के लक्षणों और आहार में परिवर्तन से इन लक्षणों को दूर करने के अवलोकन पर आधारित थी। उदाहरण, ब्रिटिश नाविकों को लंबे समुद्री अभियानों के दौरान ताजे फलों और सब्जियों की कमी के कारण मुलायम रक्तस्रावी मसूड़ों की समस्या हुई। उनके आहार में संतरे और नींबू शामिल करने से समस्या दूर हुई। बाद में विटामिन सी की पहचान हुई। ठीक है, कितना डीप में जा सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कोलेजन संश्लेषण यानी कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, इसकी कमी केशिका रक्तस्राव, ठीक है, और मसूड़ों से खून आने का कारण बनती है। एक बार फिर से याद रखने वाली चीज है, पोषक तत्वों के कार्य देख रहे हैं। ठीक है, हर पोषक तत्व का शरीर में एक विशिष्ट कार्य होता है। कई पोषक तत्वों की खोज उनके कमी के लक्षणों या आहार में परिवर्तन से इन लक्षणों को दूर करने के अवलोकन पर आधारित थी। उदाहरण के लिए, एक ब्रिटिश नाविकों को लंबे समुद्री अभियानों के दौरान ताजे फलों और सब्जियों की कमी के कारण मुलायम रक्तस्रावी मसूड़ों की समस्या हुई। उनके आहार में संतरे और नींबू शामिल करने से समस्या दूर हुई। बाद में विटामिन सी की पहचान हुई, जो कोलेजन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी केशिका रक्तस्राव और मसूड़ों से खून आने का कारण बनती है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख लेते हैं। ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। 1 ग्राम प्रति 4 किलो कैलोरी, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा है। वसा में कितना होता है कमेंट कीजिए। मस्तिष्क और मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पूरी तरह ग्लूकोज पर निर्भर होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होने से रोकते हैं, जिससे प्रोटीन अपने मुख्य कार्य ऊतक निर्माण में लग सकते हैं। अगला आता है जैव अणुओं का घटक। कार्बोहाइड्रेट डीएनए आरएनए की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे राइबोज, शुगर, ग्लाइकोजन जो यकृत में संग्रहित होता है, शरीर में ग्लूकोज भंडार होता है। प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। प्रोटीन संरचनात्मक भूमिका यानी कि स्ट्रक्चरल रोल निभाता है। शरीर के ऊतकों के विकास, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। हड्डियों, दांत, त्वचा, नाखून और बालों के निर्माण में मदद करते हैं। हार्मोनल और एंजाइमेटिक कार्य क्या होते हैं, तो प्रोटीन एंजाइमों का प्रमुख घटक होते हैं, जो चयापचय में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन और महत्वपूर्ण हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं। कुछ प्रोटीन न्यूट्रो या न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं, जो डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन आदि को क्या करते हैं, बनाते हैं। हार्मोनल एंजाइमिक कार्य हो गया। अब देखते हैं हम प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो एंटीबॉडी जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। शारीरिक कार्य, प्रोटीन एसिड बेस संतुलन, पीएच स्तर को बनाए रखते हैं। रक्त प्रवाह में पोषक तत्वों के परिवहन में सहायता करते हैं। जब शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं मिलते, तो ऊर्जा के लिए प्रोटीन टूटने लगता है। एमिनो एसिड्स को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वसा के कार्य देखते हैं, तो वसा ऊर्जा स्रोत वसा ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रति 9 किलो कैलोरी, जो आपको कभी क्वेश्चन पूछा गया था। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, सटिस यानी कि तृप्ति को बढ़ावा देता है और आहार की मात्रा को कम करता है, जो उन बच्चों के लिए फायदेमंद होता है जिन्हें ऊर्जा घनत्व वाले भोजन की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक भूमिका, तो वसा कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, माइलिन शीथ, पित्त, लवण और हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। सुरक्षा की बात करें तो एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू शरीर को इंसुलेट करता है और ठंडे मौसम में ऊष्मा हानि को कम करता है। अंगों के चारों ओर वसा की कुशनी जैसे गुर्दे उन्हें चोटों से बचाती हैं। फोर्थ होता है पाचन और अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पाचन तंत्र में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के अवशोषण में सहायता करता है। कौन, फैट्स। पानी के कार्य, वाटर के कार्य, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम, ठीक है, चयापचय प्रक्रियाओं का माध्यम होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मीडियम होता है। ठीक है, पानी घोलक यानी कि सॉल्वेंट और पाचन अवशोषण, परिवहन और उत्सर्जन का माध्यम है। यह रक्त लसिका, पाचन रस, मूत्र और पसीने का प्रमुख घटक है। सुरक्षा की बात करें तो संयुक्त यानी कि जॉइंट्स को चिकना करता है। फिर से घिसाव को कम करता है। आंख, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, यानी कि पसीने के वाष्पीकरण से, ठीक है, माध्यम से शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। पीने का पानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे आवश्यक खनिजों की आपूर्ति करता है।
दैनिक आवश्यकता 2 से 3 लीटर, 8 से 12 ग्लास, जो शरीर के आकार, शारीरिक गतिविधि और जलवायु के अनुसार बदल सकती हैं। खनिज के कार्य देख लेते हैं। उत्प्रेरक भूमिका यानी कि कैटालिटिक रोल, एंजाइमों के सहघटक के रूप में कार्य करते हैं, चयापचय अभिक्रियाओं को सुगम बनाते हैं। शारीरिक कार्य जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, सोडियम पोटेशियम, रक्तचाप नियंत्रण, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम विकास, जिंक कैल्शियम फास्फोरस। हड्डियों का स्वास्थ्य कैल्शियम फास्फोरस जिंक कॉपर मैंगनीज। रक्त कोशिका का निर्माण आयरन से होता है। रक्त का थक्का बनना कैल्शियम से होता है। मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और सोडियम। तंत्रिका संवेग संचरण कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और सोडियम होता है। विटामिन के कार्य देख लेते हैं, तो विटामिन का कार्य क्या होता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस, चयापचय अभिक्रियाओं में सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन ए दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी समूह यानी कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म और तंत्रिका कार्य में सहायक होते हैं। विटामिन के सी हड्डियों के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जीन अभिव्यक्ति और हड्डियों को स्वस्थ। विटामिन ए और डी जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को नियंत्रित करते हैं। विटामिन के सी हड्डियों के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। रक्त और एंटीऑक्सीडेंट कार्य, विटामिन के, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12 और फोलेट रक्त कोशिका निर्माण और रक्त का थक्का बनने में सहायता करते हैं। कैरोटोनॉइड यानी कि विटामिन ए का अग्रदूत, ठीक है, विटामिन ई विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। संतुलित आहार, अनुशंसित आहार भत्ता, मूल ऊर्जा चयापचय गणना, जिसमें क्या क्या होते हैं, तो पहले तो होता है संतुलित आहार और अनुशंसित आहार भत्ता जिसमें RDA, मूल ऊर्जा चयापचय जिसमें BV, NPU, BMR, PER, BMI गणना आदि होती है। संतुलित आहार क्या होता है, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार वह आहार है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में और अनुपात में शामिल करता है, जिससे शरीर की कैलोरी, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होती है और थोड़ी अतिरिक्त मात्रा भी उपलब्ध रहती है, ताकि अल्पकालिक पोषण की कमी को सहन किया जा सके। संतुलित आहार के 3 मुख्य घटक हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। यह अनुशंसित आहार भत्ते RDA के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसमें अतिरिक्त पोषक तत्व भी होने चाहिए ताकि कभी कभी पोषण में इसकी कमी होने पर इसकी पूर्ति हो सके। संतुलित आहार की योजना बनाना, संतुलित आहार की योजना बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है। संतुलित आहार सभी के लिए एक समान नहीं होता, बल्कि ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। एक होता है आयु और लिंग यानी कि एज और सेक्स, शारीरिक गतिविधि स्तर यानी कि सेडेंटेरी, मॉडरेट, हैवी वर्क और क्षेत्रीय रूप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ यानी कि रीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। संतुलित आहार की योजना के लिए महत्वपूर्ण बिंदु स्थानीय रूप में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग, मौसमी और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देने से सुलभता और किफायत भी बनी रहती है। सामाजिक आर्थिक स्तर और सांस्कृतिक कारक, तो आय स्तर भोजन की पसंद और उसकी उपलब्धता को प्रभावित करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भोजन की पसंद और निषेध तय करती हैं। अनुशंसित आहार भत्ता आहार को RDA के अनुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। संतुलित आहार का महत्व देखते हैं, तो कुपोषण और पोषक तत्वों की कमी को रोकता है। भारत में आयरन यानी कि एनीमिया, विटामिन ए रात का अंधापन, विटामिन डी रिकेट्स, आयोडीन घेंगा की कमी आम है। दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कम करता है, यानी कि संतुलित आहार में ट्रांस फैट और चीनी की कम मात्रा होने से मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मोटापे का खतरा कम होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, यानी कि विटामिन A, C, D, E, B कॉम्प्लेक्स और जिंक, आयरन, कैल्शियम या सेलेनियम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विकास और वृद्धि में सहायक, तो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक होता है। पाचन तंत्र और आंतों के स्वास्थ्य में सुधार, रेशे से भरपूर खाद्य पदार्थ कब्ज और पाचन समस्याओं को रोकते हैं। मस्तिष्क के कार्य और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली में वे विटामिन B12 और आयरन संज्ञानात्मक कार्यों में बेहतर बनाते हैं। अब देखते हैं हम कुछ न्यूट्रिएंट जिसमें कितना क्या रहता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट वैल्यू ऑफ बैलेंस डाइट फॉर अ मॉडरेटिटी एक्टिव मैन। ठीक है, न्यूट्रिएंट देखते हैं, वेजिटेबल डाइट क्या होती है, नॉन वेजिटेबल डाइट क्या होती है और RDA क्या होता है। तो एनर्जी
कैलोरी कितना होता है तो 2730 होता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में कितना होता है तो 2730 होता है। आरडी कितना होता है तो 2730 ही होता है। ठीक है। प्रोटीन ग्राम कितना लगता है तो 80 ग्राम लगता है, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या आरडी हो 80। विजिबल फैट कितना होता है तो 30 होता है। विजिबल फैट कितना होता है 30 ग्राम। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं जी। उसके बाद देखते हैं हम कैल्शियम, जो कि एमजी में होता है। ठीक है, कैल्शियम एमजी 850 mg आवश्यक होता है वेजिटेरियन डाइट को। नॉन वेजिटेरियन को भी 850 चाहिए, जबकि आरडी यानी कि 600। ठीक है। आयरन में mg में 20 mg लगता है नॉन और वेजिटेरियन दोनों को, जबकि आरडीए में 17। जिंक की बात करें तो 12 mg, 12 12 12। ठीक है, 12 12 12। ठीक है, दो चीज अभी तक हमने अलग देखी है, एक 600 यानी कि कैल्शियम और आयरन 17, जबकि उधर 20। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम 600 हो गया। मैग्नीशियम mg 600 600 और इधर 340 340। ठीक है। विटामिन ए 120 वेजिटेरियन डाइट को, 220 नॉन वेजिटेरियन डाइट को लगता है, और आरडीए की बात करें तो 600। ठीक है। हम बात कर लेते हैं बीटा कैरोटीन यूजी यानी कि माइक्रो जी 4800, नॉन वेजिटेरियन 4000 और आरडीए 4800। थायमीन 2.0 2.0 1.7। ठीक है। नियासिन देख लीजिएगा 20 20 20 18। ठीक है, किसी से भी पूछ सकता है कि आरडीए में कितनी आवश्यकता होती है। विटामिन B12 0.40 ग्राम और 1.7 1.0। ये एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं फूड कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट फॉर अ मॉडरेटली एक्टिव मैन। ठीक है, जिसमें फूड कंपोजिशन होते हैं, जैसे एनिमल फूड्स होता है जिसमें 60 होता है, अमाउंट ग्राम पर डे 60। ठीक है। उसके बाद में मिलेट्स होता है 400 ग्राम होता है। उसके बाद में होता है पुल्सेस यानी कि 80। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में 50 होता है, अदर वेजिटेबल्स में 150 होता है। रूट्स 100, फ्रूट्स में 100, मिल्क में 300, फैट्स में 30, शुगर 40 और नट्स और ऑयलसीड्स में 25। संतुलित आहार की योजना बनाना, खाद्य समूह को समझें। फल और सब्जियां विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं। साबुत अनाज फाइबर और आवश्यक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। लीन प्रोटीन कम वसा वाले प्रोटीन ऊतकों की मरम्मत और मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक है, जैसे पोल्ट्री, मछली, दालें। स्वस्थ वसा वसा के मस्तिष्क के कार्य और विटामिन अवशोषण के लिए आवश्यक, जैसे मेवे, बीज, जैतून का तेल आदि। भाग नियंत्रण यानी कि पोर्टियन कंट्रोल का अभ्यास करें। मापने वाले कप, चिकन स्केल, दृश्य संकेतों का उपयोग करके भाग के आकार का अनुमान लगाएं। अधिक खाने और कम खाने से बचे, संतुलित अनुपात में भोजन करें। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करें। हर खाद्य समूह में विविधता लाएं ताकि अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त हो सके। विविधता से पोषक तत्वों की कमी से बचाव होती है और भोजन में स्वाद बनावट बढ़ती है। भोजन से पहले योजना बनाना, जी हाँ साहब। साप्ताहिक भोजन योजना बनाएं ताकि संतुलित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित हो सके। पहले से योजना बनाने से अस्वास्थ्यकर खाने की प्रवृत्ति कम होती है। खाद्य लेबल बड़े पैक्ड खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त चीनी, सोडियम और अस्वास्थ्यकर वसा की जांच करें। सर्विंग साइज और पोषक तत्वों की मात्रा पर ध्यान दें। संपूर्ण यानी कि ओल खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। अत्यधिक अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें और प्राकृतिक कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को चुनें। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, बिना प्रोसेस किए हुआ डेयरी उत्पाद शामिल करें। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का संतुलन बनाए रखें। भोजन में सही अनुपात में पोषक तत्व हो। ठीक है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि साबुत अनाज, फल, सब्जियां। मांसपेशियों की मरम्मत और वृद्धि के लिए प्रोटीन, अंडे, दालें, मछलियां। विटामिन अवशोषण के लिए स्वस्थ वसा, मेवे, बीज, एवोकाडो आदि। हाइड्रेटेड रहें यानी कि प्रतिदिन 2-3 लीटर पानी पिएं ताकि शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलें। पर्याप्त पानी पीने से पाचन, चयापचय और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। पेशेवर मार्गदर्शन लें। यदि आपको विशेष आहार संबंधी चिंताएं हैं तो किसी पंजीकृत आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं, और एक विशेषज्ञ आपकी परामर्श या आपकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार व्यक्तिगत आहार योजना तैयार कर सकता है। संतुलित आहार के लिए खाद्य समूह का कुछ वर्गीकरण है। 3 भाग जिसमें होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें सबसे पहला होता है, ठीक है, सेकंड होता है शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ, और थर्ड होता है सुरक्षा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। यह श्रेणी उन खाद्य पदार्थों की होती है जो कार्बोहाइड्रेट वसा से भरपूर होते हैं
और शरीर को दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रमुख स्रोत में अनाज आता है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा ये आदि। ये थायमीन, नियासिन और आयरन भी प्रदान करते हैं। कंदमूल, सब्जियां, रूट वेजिटेबल्स, आलू, शकरकंद, अरबी आदि आता है। वसा और तेल की बात करें तो मूंगफली का तेल, घी, वनस्पति मक्खन, कुछ वसा जैसे घी में विटामिन ए और डी मिलाया जाता है। चीनी, गुड़, शहद, गुड़ आयरन का भी अच्छा स्रोत होता है। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, तो यह खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर होते हैं और शरीर की वृद्धि, ऊतक, मरम्मत, मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बचपन और वृद्धि की अवस्था में इनकी अधिक आवश्यकता होती है। प्रमुख स्रोत के अंतर्गत दूध और दुग्ध उत्पाद यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध यानी कि दही, पनीर, चीज, खोया आदि जो विटामिन ए, राइबोफ्लोविन और कैल्शियम भी प्रदान करते हैं। मांस, मछली, मुर्गी और जिगर प्रोटीन के साथ साथ ही आयरन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी प्रदान करते हैं। अंडे की बात करें तो आयरन, विटामिन ए और राइबोफ्लेविन से भरपूर होते हैं। दाल, मेवे और तिलहन तो ये थायमीन, नियासिन और आयरन भी प्रदान करते हैं। सुझाव: प्रत्येक भोजन में कम से कम एक शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ शामिल करें। सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ यानी कि प्रोटेक्टिव फूड्स, तो ये खाद्य पदार्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और बीमारियों से बचाव करते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रमुख स्रोत की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें मेथी, पालक आदि होते हैं। पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां होते हैं, आम, पपीता, गाजर आदि। विटामिन सी युक्त फल, संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला आदि होता है। अनुशंसित आहार भत्ता यानी कि रिकमेंडेड डेरी डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है, RDA फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो पढ़ो अनुशंसित आहार भत्ते, जिसमें रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अनुशंसित आहार भत्ते RDA वह औसत दैनिक पोषक तत्व सेवन है जो किसी विशेष आयु, लिंग और शारीरिक अवस्था वाले 97 टू 98% स्वस्थ व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। RDA या फिर क्या बोल सकते हैं तो RDA को अनुशंसित पोषक तत्व सेवन, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इंटेक्स, RNI भी कहा जाता है, जो किसी विशेष जीवन के चरण और लिंग समूह के लगभग 97 से 98% स्वस्थ व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इतिहास की बात करें तो लीग ऑफ नेशंस की पोषण सलाहकार समिति, न्यूट्रिशन एडवाइजरी कमेटी ने 1937 में 1937 में पहली बार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए आहार भत्ते निर्धारित किए। इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन, कैल्शियम, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए और डी की सिफारिशें शामिल थी। अनुशंसित आहार भत्ते RDA की मुख्य विशेषताएं क्या है? RDA सामान्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के सेवन की दिशा निर्देश प्रदान करता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। RDA को किलो कैलोरी और ग्राम में व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा किलो कैलोरी में व्यक्त की जाती है। उदाहरण 4 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 1350 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ग्राम में व्यक्त की जाती है। उदाहरण भारी श्रम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब एक बार हम यहाँ भी देख लेते हैं, जो चीजें बताई गई हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, इसलिए आप इस टेबल को याद कर लें। हम बढ़ते हैं आगे। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो RDA को किलो कैलोरी और ग्राम में व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा किलो कैलोरी में व्यक्त की जाती है। उदाहरण 4 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन 1350 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात करें तो ग्राम में व्यक्त की जाती है। भारी श्रम करने वाली महिला को प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गतिविधि के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता, तो वयस्क पुरुषों और महिलाओं के लिए शारीरिक गतिविधि स्तर के आधार पर ऊर्जा आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। बैठे रहने वाले, हल्का कार्य, मध्यम श्रेणी वाले, मॉडरेटिव कार्य और भारी श्रेणी, हैवी एक्टिविटी। नियम: जितनी अधिक शारीरिक गतिविधि होगी उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शरीर के वजन के आधार पर प्रोटीन की आवश्यकता है, तो सामान्य रूप से वयस्कों में 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर भार की आवश्यकता होती है। शिशुओं में यानी कि 0 से 6 महीनों के लिए 1.16 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार की आवश्यकता होती है। क्यों? मानव शरीर लाखों प्रोटीन युक्त कोशिकाओं से बना है। अधिक शरीर भार बराबर अधिक कोशिकाएं, जिन्हें रख रखाव और वृद्धि के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भ अवस्था और स्तनपान के लिए RDA, गर्भ अवस्था और स्तनपान के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
गर्भावस्था में शिशु के विकास के लिए, स्तनपान में दूध उत्पादन के लिए। इस अतिरिक्त सेवन को प्लस चिन्हन द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बैठे रहने वाले गर्भवती महिलाओं को 2250 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। शिशुओं में आरडीए प्रति किलोग्राम शरीर भार में व्यक्त किया जाता है। शिशुओं की वृद्धि तेज होती है, इसलिए उनकी आरडीए प्रति किलोग्राम शरीर भार में दी जाती है। वयस्कों का वजन स्थिर रहता है, इसलिए उनकी आरडीए कुल दैनिक सेवन के रूप में दी जाती है, प्रति किलोग्राम के रूप में नहीं। व्यक्ति के लिए अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए निर्धारण के कारक। आरडीए का निर्धारण कई कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे लिंग, आयु, शारीरिक गतिविधि और शारीरिक तनाव। निम्नलिखित प्रमुख कारक आरडीए को निर्धारित करने में योगदान करते हैं। आहार सेवन ऊर्जा आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से बच्चों में। सामान्य रूप से स्वस्थ और बढ़ते हुए बच्चों के ऊर्जा सेवन का आधार बनाकर पर्याप्त ऊर्जा की खपत की सिफारिश की जाती है। ग्रोथ यानी कि स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को आधार बनाकर शिशु के शुरुआती पोषण की आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है। पोषक तत्व संतुलन तो वयस्कों में न्यूनतम पोषक तत्व सेवन जो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सेवन बराबर उत्सर्जन। बच्चों में संतोषजनक वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व भंडारण को ध्यान में रखकर प्रोटीन आवश्यकताओं को परिभाषित किया जाता है। पोषक तत्वों की अनिवार्य हानि क्या होती है? तो मूत्र और पसीने के माध्यम से शरीर से पोषक तत्व या उनके मेटाबॉलिक उत्पादों यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन युक्त उत्पाद के न्यूनतम उत्सर्जन को मापा जाता है। दैनिक आहार सेवन की गणना इस हानि को पूरा करने के आधार पर की जाती है। शिशुओं और बच्चों के लिए वृद्धि समर्थन हेतु अतिरिक्त पोषक तत्व सेवन की आवश्यकता होती है। फैक्टरियल दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का आकलन अलग अलग किया जाता है और फिर कुल दैनिक आवश्यकता निर्धारित की जाती है। पहले यह प्रोटीन आवश्यकताओं की गणना के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पोषक तत्वों का परिवर्तन तो स्वस्थ व्यक्तियों में आइसोटोप युक्त पोषक तत्वों का अध्ययन करके कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता तय की जाती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B12। पहले रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब स्थिर आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि शिशुओं, बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए रेडियो आइसोटोप सुरक्षित नहीं होते। न्यूनता और पुनःवृत्ति या पुनः पूर्ति अध्ययन। यह विधि विशेष रूप से जल में घुलनशील विटामिनों के लिए उपयोग की जाती है। यह सीरम या ऊतकों यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स में विटामिन स्तर या उनके सह एंजाइम स्तर को मापकर विटामिन स्थिति का आकलन करता है। भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए आईसीएमआर, ठीक है, निम्न 2020। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान एनआईएन, ठीक है, द्वारा भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए प्रदान किया जाता है। नवीनतम आरडीए डेटा आईसीएमआर नीम 2020 रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसका शीर्षक है भारतीयों के लिए पोषक तत्व आवश्यकताएं और अनुशंसित आहार भत्ता। क्या शीर्षक है, क्या टाइटल है? तो भारतीयों के लिए पोषक तत्व आवश्यकताएं और अनुशंसित आहार भत्ता। नीचे इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों के लिए आरडीए का सारांशात्मक, ठीक है, तालिकी विवरण दिया गया है, यानी कि टेबल फॉर्म में जो भी डाटा है वो दिया गया है। ये डाटा आप लोग पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा हमें पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको पढ़ा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी की ओर, जिसमें कैटेगरी देखेंगे, एज ग्रुप देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, प्रोटीन ग्राम प्रति डे, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहला होता है इन्फेंट्स, ठीक है, 0 से 6 मंथ, यानी कि जिसमें एनर्जी की आवश्यकता कितनी होती है? तो 500 से 600 किलो कैलोरी। प्रोटीन 10 से 12 ग्राम, फैट 19 से 22 ग्राम होता है और कार्बोहाइड्रेट 55 से 65 ग्राम। 6 से 12 मंथ के बच्चों में क्या होता है? तो 700 से 800 एनर्जी लगती, किलो कैलोरी ऊर्जा। 14 से 16 प्रोटीन चाहिए, 20 से 25 क्या चाहिए? तो फैट चाहिए, और 70 से 80 ग्राम प्रति डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। चिल्ड्रन जब 1 से 3 साल के होते हैं, ठीक है, कितने? 1 से 3 साल के, तो 1000 से 1100 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है। प्रोटीन 16 से 20 ग्राम प्रति डे, 25 से 30 फैट लगता है और 100 से 120 कार्बोहाइड्रेट लगता है। 4 से 6 साल वाले को 1300 से 1400 ग्राम लगता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ऊर्जा, ठीक है, 1300 से 1400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
प्रोटीन 20 से 25 ग्राम, फैट 30 से 35 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्राम प्रति, तो वो लगता है 130 से 150। 7 से 9 साल में, ठीक है, कितना क्या लगता है ये सब आपको याद रखना है। प्रेग्नेंट वोमेन में कितना होता है, ठीक है, सारी चीजें ये सब आप अच्छे से एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए। हम बढ़ते हैं मूलभूत ऊर्जा चयापचय यानी कि बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मूलभूत ऊर्जा चयापचय यानी कि बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म वह न्यूनतम ऊर्जा मात्रा है जो शरीर को विश्राम की स्थिति में मौलिक शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, जैसे शरीर का तापमान बनाए रखना, श्वसन प्रक्रिया, हृदय की कार्यप्रणाली, मांसपेशियों की टोन और कोशिका एवं ऊतक गतिविधियां। ठीक है, यह ऊर्जा जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसे अक्सर मूलभूत चयापचय दर यानी कि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कहा जाता है। BMR यानी कि मूलभूत चयापचय दर, ठीक है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR वह दर है जिस पर शरीर की सतह क्षेत्रफल के प्रति घंटे कैलोरी की खपत होती है। कैलोरी मीटर स्क्वायर प्रति घंटा यह न्यूनतम ऊर्जा मात्रा को दर्शाता है जो शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण विश्राम की स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। BMR और आराम चयापचय दर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अक्सर समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बीएमआर का अर्थ है शरीर द्वारा न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता जो पूर्ण विश्राम में शरीर की मूलभूत क्रियाओं को बनाए रखती है। आरएमआर क्या होता है, तो जिसे आराम ऊर्जा वे REE यानी कि रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, वह कैलोरी मात्रा होती है जो शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में जलाता है। हालांकि बीएमआर आरएमआर में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन आरएमआर बीएमआर का एक सटीक अनुमान प्रदान करता है। बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो शरीर की सतह क्षेत्रफल यानी कि बॉडी सरफेस एरिया, अधिक लंबाई और दुबले शरीर वाले व्यक्तियों का बीएमआर अधिक होता है, जबकि समान भार वाले छोटे कद के व्यक्तियों का बीएमआर कम होता है। आयु एज की बात करें तो जन्म के पहले 2 वर्षों में बीएमआर सबसे अधिक होता है क्योंकि इस समय शरीर में तीव्र वृद्धि होती है। 21 वर्ष की आयु के बाद हर दशक में बीएमआर लगभग 2% कम हो जाता है क्योंकि मांसपेशियों का द्रव्यमान घटता है। जेंडर की बात करें तो महिलाओं का बीएमआर पुरुषों की तुलना में 6 से 10% कम होता है क्योंकि महिलाओं के शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड स्तनपान के दौरान यानी कि लैक्टेशन गर्भावस्था के दौरान बीएमआर में 15 से 25% की वृद्धि होती है क्योंकि भ्रूण की वृद्धि और चयापचय परिवर्तन होते हैं। स्तनपान के दौरान भी बीएमआर बढ़ता है क्योंकि यह दूध उत्पादन का समर्थन करता है। स्लीप नींद के दौरान बीएमआर जागृत अवस्था की तुलना में 5 से 10% कम हो जाता है। पर्यावरणीय तापमान की बात करें तो ठंडे तापमान में बीएमआर बढ़ जाता है क्योंकि शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अत्यधिक गर्म तापमान में बीएमआर घट सकता है ताकि शरीर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। हाल ही में किया गया व्यायाम रिसेंट एक्सरसाइज कहाँ दिखेगा, तो सबसे ऊपर दिखेगा रिसेंट एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि के बाद बीएमआर कुछ समय तक बढ़ा हुआ रहता है। लंबे समय तक कुपोषण यानी कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड, खाद्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य यानी कि एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व भोजन में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। कौन कौन? 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, विटामिन और खनिज सीधे ऊर्जा नहीं प्रदान करते लेकिन वे ऊर्जा चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कमेंट में आंसर कीजिए। ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रियाएं पोषक तत्वों का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल उष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा जिसकी रिएक्शंस क्या होती है, तो O2 प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और हीट, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो CO2 H2O और हीट O2, फिर न्यूट्रिएंट्स जुड़ती है और ऊर्जा जुड़ती है तो CO2 H2O और हीट बनती है। प्रोटीन की बात करें तो ऑक्सीडेशन होता है, CO2 H2O यूरिया, हीट ऑक्सीडेशन होता है, फिर CO2 H2O यूरिया और हीट ऑक्सीडेशन होता है, क्रिया चलती रहती है। ऊर्जा मूल्य का निर्धारण की बात करें तो बॉम कैलोरी मीटर का उपयोग भोजन से उत्पन्न ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है।
पूछ सकता है बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? तो भोजन से उत्पन्न ऊष्मा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र। भोजन की ऊर्जा मात्रा किलो कैलोरी या मेगा जूल में व्यक्त की जाती है। ऊर्जा रूपांतरण की बात करें तो 1 किलो कैलोरी यानी कि 4.186 किलो जूल होता है। 1000 किलो कैलोरी यानी कि 4.186 गुणित 10 की घात 3 किलो जूल होता है। ठीक है, 1 mj बराबर 1 kj 239 किलो कैलोरी। विभिन्न पोषक तत्वों की ऊर्जा मात्रा, पोषक तत्व बॉम्ब कैलोरीमीटर का मान, शारीरिक उपयोगी मान, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी लगता है, प्रोटीन 9 और वसा 9 और प्रोटीन 4। ठीक है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बॉम्ब कैलोरीमीटर के मान होता है 4.1, वसा का होता है 9.45 और प्रोटीन का होता है 5.65। वसा जोड़ने का प्रभाव, भोजन में घी, तेल, मक्खन जोड़ने से कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि वसा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। स्वास्थ्य की स्थिति एवं भावनाएं, बुखार 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर बीएमआर लगभग प्रति 60 डिग्री या 7% बढ़ जाता है। हार्मोन की कमी और अवसाद बीएमआर को कम करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म क्रोध, भय और तनाव को बढ़ाते हैं। अब हम देखने वाले हैं बीवी, ठीक है, एनपीयू, बीएमआर, पीईआर, बीएमआई गणनाएं। भोजन में प्रोटीन स्रोतों की गुणात्मक भिन्नताओं यानी कि क्वालिटेटिव डिफरेंसेस का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। ये हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से जब आपके एमसीक्यू क्लियर होंगे तो ये अति महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, आप स्पीड बढ़ाकर देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपका एक बार सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पारंपरिक विधियों की बात करें तो प्रोटीन दक्षता अनुपात यानी कि प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो पीईआर, नेट प्रोटीन उपयोगिता एनपीयू, जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू। नवीनतम मूल्यांकन विधियों की बात करें तो प्रोटीन पाचन सुधारित अमीनो एसिड स्कोर, ठीक है, और पाचन योग्य अनिवार्य अमीनो एसिड स्कोर। ये मूल्यांकन विधियां मल प्रोटीन यानी कि फेशियल प्रोटीन और इलियल अमीनो एसिड पाचन शक्ति को ध्यान में रखती है। बेसल मेटाबॉलिक दर बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? तो शरीर द्वारा न्यूनतम ऊर्जा व्यय यानी कि मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जो जीवन रक्षक शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसमें शामिल श्वसन, रक्त संचार, कोशिका उत्पादन, पोषक तत्वों की प्रक्रियाएं, शरीर के तापमान का विनियमन, अंगों की कार्य क्षमता जैसे मस्तिष्क, यकृत और गुर्दे। बीएमआर बस आरएमआर यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है और आरएमआर इज 10% हायर देन बीएमआर ड्यू टू माइनर एक्टिविटी। बीएमआर मापन की शर्तें होती हैं। बीएमआर को कठोर नियंत्रित स्थितियों में मापा जाता है। उपवास की स्थिति, भोजन को 12 से 14 घंटों बाद मापा जाता है। तापीय उदासीनता, ना तो ठंड कंपन होनी चाहिए, ना ही पसीना आना चाहिए। पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम, किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचा जाता है। बीएमआर का उपयोग ऊर्जा आवश्यकताओं की गणना और वजन प्रबंधन में किया जाता है। बेसल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आंतरिक कारक, शरीर की सतह का क्षेत्रफल, लंबे व्यक्तियों में अधिक दुबला ऊतक होता है यानी कि लीन टिश्यू होता है, जिससे उनका बीएमआर छोटे व्यक्तियों की तुलना में अधिक होता है। आयु की बात करें तो पहले 2 वर्षों में तेजी से विकास के कारण बीएमआर सबसे अधिक होता है। 21 वर्ष की आयु के बाद बीएमआर प्रति दशक लगभग 2% घटता है, विशेष रूप से मांसपेशियों में कमी के कारण बनते हैं। लिंग की बात करें तो महिलाओं का बीएमआर पुरुषों की तुलना में 6 से 10% कम होता है, क्योंकि उनके शरीर में वसा प्रतिशत अधिक होता है और गर्भावस्था के दौरान बीएमआर सामान्य से 15 से 25% तक बढ़ जाता है। स्तनपान के दौरान भी बीएमआर बढ़ जाता है। नींद की बात करें तो जागने की तुलना में नींद के दौरान 5 से 10% कम होता है। स्वास्थ्य संबंधी कारक वही बात होगी। शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाने पर बीएमआर प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट पर 7% बढ़ जाता है। हाइपोथायरिज्म, कुपोषण और अवसाद बीएमआर को कम कर सकते हैं। हाइपोथायरिज्म, क्रोध, भय और अन्य तीव्र भावनाएं बीएमआर को बढ़ा सकते हैं। बाहरी कारक पर्यावरणीय तापमान होते हैं, ठीक है, पहला। उसके जिसमें ठंड होती है तो शरीर अधिक गर्मी उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है, जिससे बीएमआर बढ़ जाता है। गर्म वातावरण, ताप उत्पादन की आवश्यकता कम होने के कारण बीएमआर थोड़ा कम हो जाता है। शारीरिक गतिविधि, व्यायाम के बाद, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी है। भारी व्यायाम के बाद बीएमआर कुछ समय तक उच्च बना रहता है, जिससे अतिरिक्त व्यायाम के बाद ऑक्सीजन खपत, ठीक है, कहा जाता है। उसके बाद होता है सर्केडियन रिदम। दिन के दौरान बीएमआर में उतार चढ़ाव होता है, यह जागृत अवस्था की तुलना में नींद में कम होता है। अब हम बात करते हैं बीएमआर ओ का मापन और अनुमान यानी कि मेजरमेंट एंड
एस्टिमेशंस ऑफ बीएमआर प्रत्यक्ष मापन अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री होता है। बीएमआर निर्धारित करने की सबसे सटीक विधि में ऑक्सीजन उपभोग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन को मापना शामिल है। इस विधि के लिए विशेष उपकरण और मानकीकृत परिस्थितियां जैसे विषय आराम की स्थिति में हो, उपवास में हो, थर्मोन्यूट्रल वातावरण में हो आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमित समीकरण यानी कि प्रीडिक्टिव इक्वेशंस जब प्रत्यक्ष मापन संभव ना हो तो बीएमआर का अनुमान विभिन्न गणितीय समीकरणों के माध्यम से किया जाता है। समीकरण वजन, ऊंचाई, आयु और लिंग जैसे कारकों पर निर्धारित या आधारित होते हैं। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन 1919 में दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन, ठीक है, कब दी गई थी? 1919 में दी गई थी। मिफ्लिन एस्टीजियोर इक्वेशन 1990 में दी गई थी। इक्वेशन कैसी है वो आप देख लीजिएगा। पहले मैन के लिए, मैन यानी कि पुरुष, बीएमआर 66.5 प्लस 13.75 गुणित वेट इन केजी, ठीक है, प्लस 5.003 गुणित हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.755 गुणित एज उम्र। ओमेन के लिए वही 65.1 प्लस 9.563 गुणित वेट इन केजी 1.850 गुणित हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.676 गुणित एज। इसी प्रकार से इनकी भी एक रिएक्शन है मिफ्लिन एस्टीजियोर इक्वेशन जिन्होंने 1990 में दी थी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मैन के लिए क्या होता है तो इसमें मोर एक्यूरेट फॉर मॉडर्न पॉपुलेशन यानी कि आधुनिक जनता के अनुसार, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट होता है बीएमआर 10 गुणित वेट इन केजी प्लस 6.25 गुणित हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 एज, ठीक है, और उसमें बीएमआर ओमेन के लिए 10 गुणित वेट इन केजी माइनस 6.25 गुणित हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 गुणित एज। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। बीएमआई को शरीर के वजन यानी कि किलोग्राम को ऊंचाई मीटर के वर्ग से विभाजित करके गणना किया जाता है। गणितीय रूप यानी कि बीएमआई वेट केजी अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है तो बीएमआई को मूल रूप से वेटलैंड इंडेक्स कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में बेल्जियम के गणितज्ञ और सांख्यविद एडोल्फ क्वेलेट ने इसका विकास किया। समय के साथ यह महामारी विज्ञान, एपिडोमाइलोजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ में शरीर के वजन के आकलन के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बन गया। फॉर्मूले की बात करें तो बीएमआई वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। एग्जाम्पल कैलकुलेशन क्या होता है तो बीएमआई फॉर अन इंडिविजुअल वेगिंग 70 केजी विथ हाइट 17.5 मीटर, तो बीएमआई हाइट तो भाई सब 70 ऊपर लिख दिया, और जो उनका ये होता है हाइट वजन यानी कि वेट तो ऊपर लिख दिया, वेट इन किलोग्राम 70 केजी, ठीक है, जबकि हाइट इन मीटर्स स्क्वायर तो 1.75 स्क्वायर बराबर 22.9, ठीक है। बीएमआई की गणना, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, बीएमआई मानों की व्याख्या। अल्प वजन बीएमआई 18.5, इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति के शरीर में वसा और मांसपेशियों की मात्रा अपर्याप्त हो। सामान्य वजन बीएमआई 18.5 से 24.9, अधिकांश वयस्कों के लिए इसे स्वस्थ माना जाता है। अधिक वजन बीएमआई 25.0 से 29.9, यह अत्यधिक शरीर के वजन और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के उच्च जोखिम को इंगित कर सकता है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी क्या होता है तो क्लास 1 बीएमआई 30 से 34.9 तक होती है, क्लास 2 बीएमआई 35 से 39.9 तक होती है, और क्लास 3 गंभीर मोटापा बीएमआई 40.0। इन श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों का अधिक जोखिम हो सकता है। बीएमआई एक उपयोगी प्रारंभिक जांच उपकरण है, लेकिन यह सीधे शरीर में वसा प्रतिशत या वसा के वितरण को नहीं नापता या नहीं मापता। बीएमआई के उपयोग के लाभ, सरलता और आसानी। बीएमआई की गणना करना आसान है, इसमें किसी जटिल उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। मानकीकरण की बात करें तो यह विभिन्न आबादी और आयु वर्ग के शरीर के वजन की स्थिति की तुलना के लिए एक मानक माप प्रदान करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में उपयोग तो बीएमआई का उपयोग महामारी विज्ञान में मोटापा और अधिक वजन के रुझानों का आकलन करने के लिए किया जाता है। बीएमआई की सीमाएं मांसपेशी और वसा में भेदभाव नहीं करता। अधिक मांसपेशियों वाले व्यक्तियों जैसे एथलीट का बीएमआई अधिक हो सकता है, भले ही उनके शरीर में वसा कम हो। वसा के वितरण को नहीं दर्शाता तो बीएमआई यह नहीं बताता कि वसा त्वचा के नीचे, यह या आंतरिक अंगों के आसपास है, जो स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं।
विभिन्न आबादी में भिन्नता, तो बीएमआई शरीर में वसा का संबंध जातीयता, आयु और लिंग के अनुसार भिन्न हो सकता है। अधिक सटीक आकलन के लिए कमर परिधि जैसी वैकल्पिक विधियों की आवश्यकता हो सकती है। कुछ विशेष समूहों पर लागू नहीं होता। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बीएमआई की व्याख्या में आंतरिक या अतिरिक्त संदर्भ या अन्य मापदंडों की आवश्यकता हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन दक्षता अनुपात, पीईआर, नेट प्रोटीन उपयोग और जैविक मूल्य, बीवी। प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक है, लेकिन सभी प्रोटीन स्रोत समान गुणवत्ता के नहीं होते। प्रोटीन की गुणवत्ता इस बात को दर्शाती है कि एक आहार में मौजूद प्रोटीन कितनी अच्छी तरह से आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रदान करता है, जो शरीर के विकास, रखरखाव, ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के 3 मुख्य सूचकांक होते हैं: प्रोटीन दक्षता अनुपात, पीईआर, नेट प्रोटीन उपयोग और जैविक मूल्य। ये सभी मानक एक अलग दृष्टिकोण से यह दर्शाते हैं कि कोई प्रोटीन स्रोत शरीर की आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह पूरा कर सकता है। प्रोटीन दक्षता अनुपात, पीईआर, शरीर के वजन में वृद्धि ग्राम में और खपत किए गए प्रोटीन ग्राम के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। गणना की बात करें तो पीईआर यानी कि वेट गेन प्रति ग्राम और प्रोटीन इंटेक प्रति ग्राम। मुख्य बिंदु उपयोग मुख्य रूप से पशु अध्ययनों, विशेष रूप से चूहों पर प्रोटीन गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फायदे की बात करें तो प्रयोगशाला में सरल और व्यवहारिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता को दर्शाता है। सीमाओं की बात करें तो पशु अध्ययनों से प्राप्त परिणाम सीधे मानव पोषण की आवश्यकताओं पर लागू नहीं हो सकते हैं। यह प्रोटीन की पाचन शक्ति, अमीनो एसिड प्रोफाइल को सीधे नहीं दर्शाता। आहार की कुल ऊर्जा सामग्री परिणामों को प्रभावित कर सकती है। नेट प्रोटीन उपयोग की बात करें तो एनपीयू उस प्रतिशत प्रोटीन को मापता है जो शरीर द्वारा वास्तव में उपयोग किया जाता है और ऊतकों के निर्माण व रखरखाव में शामिल है। गणना की बात करें तो एनपीयू प्रोटीन रिटेन्ड और प्रोटीन इनटेक गुणित 100। ठीक है। रक्षित प्रोटीन की बात करें तो कुल उपभोग किए गए प्रोटीन से उत्सर्जित प्रोटीन घटाने पर प्राप्त होता है। मुख्य बिंदु प्रोटीन स्रोत शरीर में परिवर्तित करने की दक्षता को मापने के लिए फायदे यह न केवल पाचन शक्ति बल्कि प्रोटीन के चयापचय उपयोग को भी दर्शाता है। सीमाओं की बात करें तो नाइट्रोजन संतुलन को मापने के लिए आवश्यकता होती है जो जटिल भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत चयापचय दर और शारीरिक परिस्थितियां परिणामों को प्रभावित कर सकती है। जैविक मूल्य की बात करें तो बीवी यह दर्शाता है कि भोजन से अवशोषित प्रोटीन कितना प्रतिशत शरीर के प्रोटीनों में परिवर्तित हो जाता है। बीवी परसेंट बराबर नाइट्रोजन रिटेन्ड अपॉन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब गुणित 100। नाइट्रोजन अवशोषण कुल उपभोग किए गए नाइट्रोजन से मल द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। उपयोग भोजन से प्राप्त प्रोटीन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए फायदे बात करें तो यह सीधे यह मापता है कि शरीर कितना प्रोटीन ऊतकों के निर्माण के लिए उपयोग कर सकता है। उच्च बीवी वाले प्रोटीन अच्छे अमीनो एसिड संतुलन को दर्शाते हैं। नाइट्रोजन सेवन अवशोषण रक्षण का सटीक मापन आवश्यक होता है। यह तब तक पाचन शक्ति को नहीं दर्शाता जब तक कि इसे अलग से मापा न जाए। पीईआर, एनपीयू और बीबी का तुलनात्मक अध्ययन। पीईआर क्या होता है? फोकस, कॉन्टेस्ट और कंसिडरेशन। ठीक है। साथ में पढ़ते हैं पीईआर विकास को बढ़ावा देना, वजन वृद्धि प्रति इकाई प्रोटीन सेवन। आमतौर पर पशु अध्ययनों में प्रयोग किया जाता है। पाचन शक्ति अमीनो एसिड संतुलन को सीधे नहीं मापता। एनपीयू संपूर्ण प्रोटीन उपयोग दक्षता, पाचन शक्ति, चयापचय उपयोग दोनों का संयोजन होता है। ठीक है। बताता है कि खपत किया गया प्रोटीन कितना शरीर में संग्रहित हुआ। नाइट्रोजन संतुलन को मापन आवश्यक है। बीवी अवशोषित प्रोटीन के उपयोग की दक्षता यानी कि प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। यह मापता है कि अवशोषित प्रोटीन कितना शरीर में उपयोग हो रहा है। मानव पोषण स्थिति के मूल्यांकन की तकनीकी, कुपोषण के कारण और रोकथाम, जो कि अगला हमारा टॉपिक रहेगा, अगले वीडियो लेक्चर्स में देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को जानकारी उपलब्ध हो सके कि यूट्यूब पर कंप्लीट एफएसओ कोर्स श्रृंखला चल रही है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे और निःशुल्क आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।